ऑलराइट, वेलकम गाइस। सो अब हम लोग बिग बॉयज लीग में ग्रेजुएट कर रहे हैं। मॉर्निंग विभा। सो बिग बॉयज लीग क्या होता है? तो टेंथ तक जो है, अब हम छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे थे, ठीक है। नन्हे मुन्ने बच्चे, तेरी मुट्ठी में क्या है। तो ये अब क्लास 11th में हम आ गए हैं। अब थिंग्स हैव गॉटन सीरियस। अब यहाँ से जो है, इट इज एज इट इज। ओके, जो आपको पढ़ाया जाएगा वो एग्जाम में आएगा। क्लास 6 to 10 में क्या था? जो आपको पढ़ाया जाएगा आपको खुद से एक्सपैंड करना होता था बैठ के। और उसके बाद क्लास 11th में क्या है कि इसमें जो कंसेप्ट है, दीज आर सो कम्प्लेक्स। नॉट सो मच कम्प्लेक्स, बट दीज आर कम्प्लेक्स इनफ टू फीचर डायरेक्टली इन योर यूपीएससी प्रीलिम। जैसे कि पी एन एस वेव का क्वेश्चन आया था, इफ यू गाइज रिमेम्बर 2023 के पेपर में। तो वो जो पी और एस वेव वाला क्वेश्चन था वो कहाँ से आया था? वो ऑब्वियसली क्लास 11th की एनसीईआरटी से आया था, ठीक है। तो अब थोड़ा सा ध्यान से इसको देखेंगे। व्हेन यू विल गेट दिस डॉक्यूमेंट, तभी भी फिर जो है आप उसको 3 4 5 6 बार पढ़ सकते हो। ओके, जस्ट टू गेट अ गुड क्लैरिटी एंड अ गुड अंडरस्टैंडिंग, एंड देन सब्सिक्वेंटली। ओके, सो आई जस्ट अनाउंस इट हियर। आज कौन सा डेट है? 14 है। तो वी विल बी हैविंग ए टेस्ट ऑन 19th, ठीक है। 19 तारीख को आपका ज्योग्राफी के एनसीईआरटी का टेस्ट होगा। इज इट फाइन एवरीबडी? और ये डॉक्यूमेंट मैं आज शाम को आपको पॉजिटिवली दे दूंगा। ज्योग्राफी एनसीईआरटी, नॉट ऑफ ज्योग्राफी, ज्योग्राफी एनसीईआरटी फ्रॉम दिस डॉक्यूमेंट। ओके, ठीक है। 19 के बाद जो आपका एक बार ये हो जाएगा, तो उसके बाद मैं आपका नॉर्मल ज्योग्राफी का टेस्ट ले लूँ, ठीक है। अभी एलाइड का नहीं, सिर्फ एनसीईआरटी का ले लेते हैं, ठीक है। वट एवर इज देयर इन दी एनसीईआरटी, 50 क्वेश्चन, नॉट मच, ठीक है। ओके, सो क्लास 11th की एनसीईआरटी, लेट अस बिगिन। तो सबसे पहले ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी बेस्ड ऑन स्कीमेटिक अप्रोच, लेट अस टॉक अबाउट इट। तो फिजिकल ज्योग्राफी, इसमें क्या क्या पार्ट होता है? जियोमॉर्फोलॉजी, स्टडी ऑफ लैंड फॉर्म एवोल्यूशन एंड रिलेटेड प्रोसेस। क्लाइमेटोलॉजी, इट फोकसेस ऑन एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर, वेदर के एलिमेंट्स। क्लाइमेट पे फोकस करता है और क्लाइमेटिक रीजन्स पे फोकस करता है। यू गाइस हैव हर्ड अबाउट दिस कोपेंस क्लासिफिकेशन? Have you guys heard about these Köppen's climatic classification? Yes. So उसको भी हम लोग स्टडी करेंगे। हाइड्रोलॉजी, स्टडी ऑफ वाटर realms on earth surface including oceans, lakes, rivers and their impact on life form. Yes, you are correct. Soil geography, examination of soil formation, types, fertility, distribution and utilization. Now let बहुत ध्यान से देखो, क्या मैं ये बोल सकता हूँ ये तुम्हारा ज्योग्राफी का सिलेबस है? यहाँ पर देखो, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, सॉइल ज्योग्राफी, दिस इज एक्चुअली योर सिलेबस। अभी तुम प्रीलिम्स में जा रहे हो, जब तुम मेंस में आप जाओगे तो जीएस 1 में कैसे पढ़े, क्या पढ़े, वो बहुत रहता है कि यार क्या पढ़ ले, ज्योग्राफी में क्या आएगा मुझे पता नहीं है। भाई ये इसको जरा देख लेना, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, हाइड्रोलॉजी और सॉइल ज्योग्राफी, ये 4 चीज अगर आप कर लोगे, सो आप यू विल बी सेट फॉर एटलीस्ट 2 to 3 क्वेश्चंस इन योर जीएस 1 का मेंस। उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको देखना है कि यूपीएससी क्वेश्चन कैसे सेट करती है। आप कभी भी सेगमेंटेशन में नहीं पढ़ते हो। या तो अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है तो अभी तक आपने नहीं पढ़ा है, अगर आपका मल्टीपल अटेम्प्ट हो चुका है तो आपने पिछले अटेम्प्ट में नहीं पढ़ा होगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू एक्चुअली सेगमेंट। क्लाइमेटोलॉजी पे अलग से फोकस करना है, देखना है कि क्लाइमेटोलॉजी के क्या मैंने सारे कंसेप्ट कर लिए हैं, क्या मुझे अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, क्या मुझे जियोमॉर्फोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, एंड देन ओनली यू विल गो फॉरवर्ड। क्योंकि अब देखो, पीएमएफआईएस का नोट्स वगैरह जैसे आपको रिकमेंड किया गया है, वो आप कर लोगे, ठीक है। लेकिन वहां पर देर विल बी एंड टू एंड कर लोगे, स्टार्ट करोगे और फिर खत्म हो जाएगा। वहां पर सेगमेंटेशन नहीं होगा, वहां पर आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि क्या आपने किया। इसीलिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये चीज कि आप इसको एक बार सेगमेंट कर लो तो आपका काम आसान हो जाएगा। क्या क्या सेगमेंट करना है पूरे सिलेबस को? जियोमॉर्फोलॉजी, जहां पर लैंड फॉर्म, उसके एवोल्यूशन, उसके रिलेटेड प्रोसेसेस के बारे में आप पढ़ोगे। क्लाइमेटोलॉजी, जिसमें आप एल नीनो, ला नीना, जेट स्ट्रीम, लो प्रेशर एरिया, आईटीसीजेड, ये सारी चीजों के बारे में आप पढ़ोगे। देन कम्स योर हाइड्रोलॉजी। हाइड्रोलॉजी में क्या करोगे दोस्त? हाइड्रोलॉजी में रिवर्स के बारे में, ड्रेनेज सिस्टम, रिवर्स कैसे फॉर्म होता है, मियांडर्स, सेडिमेंटेशन का क्या प्रोसेस है, उसके बाद ऑक्सबो लेक कैसे फॉर्म होता है, और उसके बाद फिर आप इंडिया पे आ जाओगे ये सारी चीजें करके, ठीक है। इंडियन रिवर्स के बारे में, महानदी, वमसाधारा,
सुबर्णरेखा, ब्रह्मपुत्र, इंडस, ये सारी, कृष्णा, गोदावरी, कितनी सारी रिवर्स हैं। ओके, सो इन सब चीजों को आप करते हुए चलोगे, सो इट इज नॉट गोइंग टू टेक मच टाइम, ट्रस्ट मी। यहां से अगर लथार्जिक नहीं हो रहे हो आप, डेली आप 8 से 9 घंटे, 10 घंटे लगा रहे हो आज से, आई एम टॉकिंग अबाउट 73 डेज बाकी है, आज से भी 10 घंटे रोज लगा रहे हो, ट्रस्ट मी, यू आर गोइंग टू रॉकेट। ऑलराइट, ये मेन वही है। लथार्जी होते होते आज कर लूंगा करते करते आप करके नहीं जाते हो, फिर आपका कहना होता है यार ज्योग्राफी बड़ी टफ आई थी, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, या ज्योग्राफी मेरे से नहीं होता है। ऑलराइट, इट इज ऑल अबाउट लथार्जी, आपके सामने है, एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू। पहला ही चीज क्लास 11 की एनसीईआरटी को खोलते हुए पहला ही चीज ये आपको मिलेगा, द सेगमेंटेशन। ऑल राइट, तो प्लीज इस पे आप ध्यान देना उस हिसाब से, एंड देन यू कैन गो अहेड। ओके, देन ह्यूमन ज्योग्राफी है, तो ह्यूमन ज्योग्राफी इज नॉट इंपॉर्टेंट इन दैट सेंस, ओके, कि आपके लिए क्वेश्चंस बनेंगे यहाँ से। पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट, सोशल कल्चरल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, टूरिज्म, ट्रेड, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको वाटरवेज वगैरह पढ़ना पड़ेगा। ओके, एग्रीकल्चर में क्रॉप्स वगैरह पढ़ना पड़ेगा, स्कीम्स वगैरह आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद, हाँ, ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन ज्योग्राफी जो है मेंस में काम आ सकता है आपके, बोल बच्चन करने में, और GS3 वगैरह के आंसर, GS1 के आंसर लिखने में, ठीक है। अब आ जाते हैं बायो जियोग्राफी। तो बायो जियोग्राफी में क्या होता है, प्लांट जियोग्राफी विच एग्जामिन्स स्पेशियल पैटर्न्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। ऑब्वियसली इसमें क्या करोगे आप, फ्लोरा, जो फ्लोराज है, ऑलराइट, इसमें इन्वेजिव स्पीशीज, ऑलराइट, एलियन स्पीशीज, क्या क्या स्पीशीज जो अभी न्यूज में है फ्लोरा के, ठीक है। हिमालयन, आपको याद होगा ना जिससे टैक्सॉल निकलता है, यू, हिमालयन यू, जिससे टैक्सॉल निकलता है। यस, तो वो सारी चीजें जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, नील कुरंजी कुंथियाना करके जो है, विच ब्लूम्स वंस इन 12 years इन द वेस्टर्न घाट्स। तो ये जो है, ये आप इसको, इस टाइप की चीजें जो है इसको कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, कंप्लीशन आना पड़ेगा आपके पूरे सिलेबस में। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पूरे सिलेबस में एक कंप्लीशन आप लेके आओ, एंड वंस वो आएगा आपके सिलेबस में कंप्लीशन, ऑटोमेटिकली आपके ज्योग्राफी के क्वेश्चंस बनने स्टार्ट हो जाएंगे। इट इज ऑल अबाउट एफर्ट, इट हैज नथिंग रिलेटेड टू टफ है या मेरे से नहीं बनता है, ज्योग्राफी तो मेरा बचपन का दुश्मन है, ये वो फलाना ढिमकाना क्या क्या है, नहीं, हम लोग अपने आप को बोलते रहते हैं। इट इज ऑल अबाउट एफर्ट, आज से आप एफर्ट डालोगे, आपका मस्त चलेगा, ठीक है। देन जू ज्योग्राफी में क्या क्या है, फौना, फौना में एलिफेंट, टाइगर, चीता, लेपर्ड, अभी जैसे आपको मैंने कल ही भेजा है, ये एशियाटिक लायंस आर नाउ 19 टाइम्स सेफर। एशियाटिक एशियाटिक लायंस आर 19 टाइम्स सेफर इन इंडिया देन अफ्रीकन लायंस, ये वाला कल का न्यूज है। तो ये सारी चीजों को आप पढ़ते जाओ, ठीक है। विकिपीडिया इज योर बेस्ट फ्रेंड अगेन हियर। चीता का क्वेश्चन अगर यूपीएससी पूछेगा, तो चीता इज समथिंग दैट एवरीबडी विल स्टडी, यस और नो। हर कोचिंग इंस्टीट्यूट में चीता का क्वेश्चन या चीता पे टॉक हुआ होगा। चीता को फुटेज कितना मिलता है, चीता को फुटेज मिला होगा किसी किसी कोचिंग में 5 लाइन का, और कहीं कहीं पे जहां पर उनको लगा होगा कि इंपॉर्टेंट है तो 20 लाइन का फुटेज मिल गया होगा। लेकिन यहाँ पर यूपीएससी क्या करेगा, यूपीएससी तुम्हें कोचिंग के नोट से देगा ही नहीं। एक ऐसा देखो, यहाँ पर करता क्या यूपीएससी, वेल टॉक्ड अबाउट टॉपिक्स, व्हेन यू कम टू वेल टॉक्ड अबाउट टॉपिक्स, जहां पर मतलब न्यूज में, जैसे चीता मर गए, चीता के ये बच्चे वो मर गए, ठीक है, उनको लाया गया, एंड देन दे डाइड, तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज हो गया, हर कोई बता रहा है, हर कोई टीचर यूट्यूब पे आके शॉर्ट्स बना के चला जा रहा है, मतलब बहुत मार्केट में मटेरियल आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर यूपीएससी क्या करता है, व्हेन देयर इज अ टॉपिक विच इज वेरी वेल टॉक्ड अबाउट, वहां पर ऑब्सक्योर फैक्ट्स देना स्टार्ट कर देता है, वहां पर ऐसे फैक्ट्स देना स्टार्ट कर देता है जहां पर अनलेस एंड अनटिल यू हैव पुट टू मच एफर्ट on that particular well talked about topic, you are not able to answer the question. Do you understand what I'm saying here? मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे चीता है, वहां पर सभी ने कुछ ना कुछ उस पर बोला है। एवरी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैज गिवन मटेरियल ऑन चीता, PT 365 में है, रैंडम कोचिंग इंस्टीट्यूट के आपको हर जगह मिल जाएगा, करेक्ट।
लेकिन यहां पर यूपीएससी आपसे ऐसा फैक्ट पूछ लेगा which you won't be able to solve with that 5 to 10 line मटेरियल. ओके, तो ये चीज जो है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है. अगेन विकिपीडिया इज योर बेस्ट फ्रेंड. अगेन द वेबसाइट्स ऑफ इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, दीज आर योर बेस्ट फ्रेंड्स. ठीक है, ये दांत वगैरह नहीं पूछेगा, बट उसके लिए आपको क्या करना है, विकिपीडिया पे जाना है, वहां पर आपको चमकेगा कि पीवाई क्यू में क्या क्या आ सकता था, और यहाँ पर जो है आपको, ठीक है, स्पॉट्स और आइस कार्स वगैरह आप ये पूछ सकते हैं. ओके, देन इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम. तो स्पीशीज के हैबिटेट, कैरेक्टरिस्टिक्स, environmental geography. It addresses global environmental issues such as land degradation, pollution and conservation. तो ये सारी चीजें जो है, अगेन इट बिकम्स इंपॉर्टेंट. तो आपको एक चीज समझ में आ रही होगी व्हाई वी आर डूइंग इन्वायरमेंट एंड ज्योग्राफी साथ साथ, बिकॉज दीज आर एक्चुअली द सेम थिंग. ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट जो है, इन्वायरमेंट बिकेम अ डिफरेंट सब्जेक्ट राइट हियर. ऑल राइट, बिकॉज इंपॉर्टेंस 1980s 1970s के बाद ज्यादा होगी, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट वाज नॉट वेरी मच डिफरेंट. जो ज्योग्राफी पढ़ता था लड़का वो, या जो जो भी ज्योग्राफी पढ़ती थी लड़की, वो साथ में वो पढ़ता था, इन्वायरमेंट को साथ ही में पढ़ता था. बट लेटर ऑन इम्पोर्टेंस बढ़ता गया तो उसको अलग अलग कर दिया गया. बट इट इज इन आवर बेस्ट इंटरेस्ट दैट वी स्टडी इन्वायरमेंट एंड ज्योग्राफी. टोटल कितने नंबर आते हैं? टोटल नंबर 35 आते हैं. नंबर ऑफ क्वेश्चन, सॉरी, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, तो 70 मार्क्स जो है आपका ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट से आ जाता है, विच इज अ ह्यूज नंबर. अगर इसमें से 40 भी आप होल्ड कर पाओ, देन यू विल बी एबल टू गेट द रेस्ट फ्रॉम योर हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस. ओके, द टर्म ज्योग्राफी was coined by Greek scholar Eratosthenes, okay, who derived the term from geo, that is earth, and graphos meaning description. इसका मतलब क्या है? जियोग्राफी का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ. Geography is the description of earth. Soils are formed through the pedogenesis process. तो pedogenesis process से क्या होता है? आपका सॉइल का फॉर्मेशन हो. ठीक है, ज्योग्राफी में आपका फिजिकल, ह्यूमन और बायोजियोग्राफी के ब्रांचेस होते हैं. इट सर्व एज ए कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ अर्थ फीचर्स, ह्यूमन सोसाइटी एंड देयर इंटरैक्शन. ओके, तो यहाँ पर आपको लैंड डिग्रेडेशन, पोल्यूशन और कंजर्वेशन एफर्ट, ये सारा जो ग्रोइंग कंसर्न है उसको भी ज्योग्राफी साथ लेके चलता है. ओके, अर्ली थ्योरीज अबाउट एवोल्यूशन वो देखते हैं. ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में, व्हाट आर द थ्योरीज? सो नेब्युलर हाइपोथेसिस, it is proposed by Immanuel Kant and it was revised by Laplace in 1796. Laplace के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, जिन्होंने 11th 12th लिया था, 11th 12th में इसको पढ़ा होगा आप लोगों ने. He suggested that planets formed from a rotating cloud of material around a youthful sun. तो ये नेब्युला जो है, नेब्युला या नेब्युलर हाइपोथेसिस किसने दिया था? इमैनुअल कांट ने दिया था. उसने क्या बोला था कि ये जो है, planets are formed from a rotating cloud of material, okay, और around a youthful sun. तो youthful sun मतलब क्या होता है? just recently formed sun. तो what are suns? Suns are stars. Suns होते हैं क्या? These are stars, है ना? और stars के अराउंड आपके planets जो है, ओके, planets जो है, हाँ वही सेम आदमी है. ओके, उस समय के लोग जो होते हैं बड़े वर्सेटाइल होते थे. ओके, वर्सेटाइल होते थे. ठीक है, इट्स आर सोलर सिस्टम्स बिगेस्ट स्टार. सन एक्चुअली में बहुत एक छोटा स्टार है. सन से भी 10 टाइम्स, 100 टाइम्स, बिलियन टाइम्स लार्जर आपको स्टार्स मिल जाएंगे. तो यहां पर क्या है, अगर आप देखोगे तो देर आर इन द गैलेक्सी, देर आर मल्टीपल सोलर सिस्टम्स, है ना? मल्टीपल सोलर सिस्टम है. हमारा सोलर सिस्टम एक यूनिक है. और यहां पर क्या होता है, सपोज देर इज अ स्टार. ओके, देयर इज अ स्टार. तो ये क्या होता है? रिसेंटली फॉर्म स्टार को बोलेंगे यूथफुल स्टार. और उसके अराउंड इन्होंने बोला नेब्यूलर हाइपोथेसिस में कि
रोटेटिंग क्लाउड ऑफ मटेरियल, ठीक है, रोटेटिंग क्लाउड ऑफ गैसियस मटेरियल से आपका प्लैनेट का फॉर्मेशन होते गया, इस तरीके से रहता है। इस एरिया को क्या बोलते हैं? मान लो देयर आर मल्टीपल प्लैनेट्स जो उस स्टार के ऑर्बिट में रहते हैं। बता सकते हो इसको क्या बोलते हैं? सबसे पहले दो तीन प्लैनेट के आसपास, दो तीन प्लैनेट के आसपास एक लाइन होती है, उसको क्या बोलते हैं? उस पर्टिकुलर लाइन को क्या बोलते हैं? इट्स कॉल्ड एज गोल्डी लॉक्स जोन। हैव यू गाइस हर्ड अबाउट दिस गोल्ड? ये इसमें आया था ना गोल्डी लॉक्स इकोनॉमी। तो यहाँ पर क्या होता है, जब आप देखते हो व्हेन साइंटिस्ट लुक फॉर हैबिटेशन आउटसाइड अर्थ, जहां पर वो देखते हैं कि क्या लाइफ सरवाइव कर सकता है अर्थ के बाहर, तो वो हमेशा स्टार के गोल्डी लॉक्स जोन में देखते हैं। तो गोल्डी लॉक जोन क्या होता है? गोल्डी लॉक जोन ये बोलता है कि अगर सन से आप बहुत दूर चले जाओगे तो आपका जो टेम्परेचर है बहुत ठंडा हो जाएगा, और सन के बहुत पास आप चले जाओगे तो वहां का जो टेम्परेचर है बहुत गर्म हो जाएगा, और उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। लेकिन देर इज अ रेंज, एक पर्टिकुलर रेंज होता है, डिस्टेंस होता है उस सन से, जहां पर परफेक्ट टेम्परेचर होता है टू सपोर्ट लाइफ। ओके, उसको गोल्डी लॉक जोन या हैबिटेबल जोन बोलते हैं। तो हमारा जो अर्थ है और मार्स है वो क्या है, वो गोल्डी लॉक जोन में फॉल करता है। अर्थ और मार्स जो है वो गोल्डी लॉक जोन में फॉल करता है। बाकी के प्लैनेट्स, जुपिटर हो गया, वीनस, सॉरी मरकरी, वीनस, तो मरकरी इज टू क्लोज, मरकरी बहुत ज्यादा क्लोज है, और वीनस इज ऑल्सो वेरी क्लोज टू द सन। लेकिन मार्स और अर्थ इतने पास है और इतने दूर है, इट इज एट द मॉडरेट रेंज। और उससे क्या होता है दोस्त, मॉडरेट रेंज की वजह से व्हाट हैपेंस, मॉडरेट रेंज की वजह से आपका जो है ये जो पर्टिकुलर एरिया है ये लाइफ सपोर्ट कर सकता है। ओके, अब यहाँ पर यूपीएससी क्या पूछ सकता है आपसे, थोड़ा सा दिमाग लगाना, आई जस्ट बी पुशिंग यू इन दैट डायरेक्शन। अब नेब्युलर हाइपोथेसिस सिर्फ पढ़ लिया उससे काम चलेगा नहीं, थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में याद करोगे, नेब्युला हैड बीन आस्क्ड। previous year question mein they had asked about nebula. Okay, so everything has to be probed from the ncrt, everything has to be probed. So what is a nebula? What is a nebula? So nebula is a giant cloud of dust and gas. Okay, it's a giant cloud of dust and gas. यूपीएससी ने ये पूछ लिया, करेक्ट? ठीक है, तो ये कैसे होता है, हाउ इट इज फॉर्म, नेब्यूला कैसे फॉर्म होता है? ये जो जाइंट क्लाउड है, डाइंग स्टार से, डाइंग स्टार से, ठीक है। ये हाइपोथेसिस है, इट्स नॉट एक्चुअली ट्रू, दिस इज ए हाइपोथेसिस। ओके, ऑलराइट, डस्ट एंड गैस, ऑलराइट, यस, व्हेन बिग स्टार डाइज तो उसको क्या बोलते हैं? व्हाट इज द प्रोसेस व्हेन बिग स्टार्स डाई? इट्स कॉल्ड सुपरनोवा। ब्यूटीफुल, यस, ठीक है, वंडरफुल, करेक्ट। अब हम आ जाते हैं, अब हम आ जाते हैं चेम्बरलेन और मोल्टन की थ्योरी पे। तो चेम्बरलेन और मोल्टन की थ्योरी क्या थी? सो 1900 में he proposed a wandering star approached the sun, separating material from its surface. Material condensed into planets as the passing stars moved away. So we know that this is not to be the case. Obviously उनके पास limited साधन थे उस समय 1900 में, तो they could not, okay, they could not have come to a good conclusion. तो उन्होंने क्या कहा था कि एक स्टार आया, वो सन के पास गया, और सन पे जो है उसने क्या किया, वहां से कुछ मटेरियल निकाला, और जो सन से मटेरियल निकला उससे क्या हुआ, जो मटेरियल है, जो सन का मटेरियल, व्हेन इट कंडेंस, तो पासिंग स्टार, it condensed into planets and the passing star moved away. If it's small, then red giants to white dwarf. It is large, then it's supernova to pulsars. Okay, correct. तो पल्सार्स भी आया हुआ है, यू गाइस रिमेम्बर? पल्सार्स भी आया हुआ है, पल्सर्स या पल्सार्स, पल्सर एक बाइक भी हुआ करती थी, आई थिंक इसी के नाम पे थी, आई डोंट नो। ओके,
हाँ ठीक है। सो पल्सार का मतलब क्या होता है, व्हाट इज पल्सार? ठीक है, तो ये एक सेलेस्टियल बॉडी ही है, सेलेस्टियल बॉडी है जो रैपिडली रोटेट करता है। जो क्या करेगा? रैपिडली रोटेट करेगा। ओके। और क्या करेगा? रेडियो वेव्स एमिट करता है। ओके। एमिट रेडियो वेव्स। ओके। और बहुत तेजी से रेडियो वेव्स एमिट करेगा, और भी बाकी वेव्स को एमिट करेगा। ओके। करेक्ट। देन बाइनरी थ्योरी। तो बाइनरी थ्योरी में क्या है? इट इज कंसिडर्ड द को एग्जिस्टेंस ऑफ ए कंपेनियन टू द सन। ओके। ये जो है, एक तरीके से ये बोला जा रहा था कि सन का भी कंपेनियन था। ओके, सन का भी एक कंपेनियन था। ओके। देन श्मिट्स और वीस्कार का रिवीजन क्या था इन 1950? दे रिवाइज द नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ इमैनुअल कांट। ओके, इमैनुअल कांट ने दिया था, हु वाज व्हिच वाज रिवाइज्ड बाय लैपलेस। ओके। तो स्मिथ ने क्या बोला था, विस्कार और स्मिथ ने? दे सजेस्टेड दैट द सन वाज सराउंडेड बाय अ सोलर नेबुला कंटेनिंग हाइड्रोजन, हीलियम और डस्ट। तो जो सन है उसके अराउंड क्या था? हाइड्रोजन, हीलियम और डस्ट का particles था। and planets formed through accretion due to friction and collision of particles in the disk shaped cloud। ऐसे बोला कि एक सन था, जो हमारा सन था, उसके अराउंड हाइड्रोजन, हीलियम और डस्ट का पार्टिकल्स था। और उसके बाद उससे क्या हुआ? व्हेन दैट हैपेंड, तो फ्रिक्शन और कोलिजन स्टार्टेड हैपनिंग इन दैट डस्ट का क्लाउड। और वो डस्ट का क्लाउड किससे बना हुआ था? हाइड्रोजन और हीलियम से। एंड देन व्हेन दैट हैपेंड, तो उसके बाद प्लैनेट्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। ऑलराइट। अब आ जाते हैं मॉडर्न थ्योरीज पे। मॉडर्न थ्योरीज क्या है एवोल्यूशन का? तो सबसे पहले देयर इज अ बिग बैंग थ्योरी। तो बिग बैंग थ्योरी क्या बोला जा रहा था? कि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है ऑब्वियसली, तो कहां से कहीं से स्टार्ट हुआ होगा। इफ समथिंग इज एक्सपैंडिंग, इफ समथिंग इज एक्सपैंडिंग, तो ऑब्वियसली रहेगा ना कि आपका, अगर कुछ चीज एक्सपैंड कर रहा है तो कहीं से तो स्टार्ट हुआ होगा। हाँ, वो गाना सभी के दिमाग में आ रहा होगा, द होल यूनिवर्स इज इन अ हॉट टेन स्टेट एंड 40 मिलियन ईयर्स समथिंग, ऐसे ही गाना था ना। तो ओके, उसको हटाओ, गाने को मत हटाओ, मतलब हटाओ गाने को, एंड ये समझो कि कुछ भी एक्सपैंड होता है तो कहीं से स्टार्ट हो रहा है, तभी ना एक्सपैंड हुआ हो। हम्म? मान लो कि अगर एक्सपेंशन इज हैपनिंग, तो कहीं से फॉर्मेशन भी तो हुआ होगा। तो जब एक्सपेंशन एक्सपेंशन हो रहा है तो कहीं से फॉर्मेशन हो रहा है, फॉर्मेशन मस्ट हैव टेकन प्लेस समवेयर। तो वही बोला गया था कि यार एक बिग बैंग थ्योरी है, दैट इट देयर वाज नथिंग at one time, there was nothing, and then there was this big bang। और उससे क्या हुआ? all the planets, all the stars, all the galaxies had started forming, the universe formed। ठीक है। ओके, सो एक फैमिली गाय में आपने देखा है हाउ उनका क्या थ्योरी है? फैमिली गाय इज अ कॉमेडी शो। ओके, तो उसमें बोला जा रहा था कि गॉड वाज प्लेइंग आर्म रेसलिंग एंड देन ही फार्टेड। और जब फार्ट व्हेन ही स्टार्टेड फार्टिंग, तो उसके पीछे उनका जो रूममेट था, उसने वो अपना ये आग लगा दी, तो बिग बैंग हो गया। तो दैट वन इज आल्सो क्वाइट फनी। बट बिग बैंग थ्योरी जो है, बिग बैंग थ्योरी जो है, इसमें बेसिकली उन्होंने क्या कहा कि डिस्टेंस बिटवीन गैलेक्सीज इंक्रीजिंग, इंडिकेटिंग ऑनगोइंग एक्सपेंशन। ओके। तो ये जो है, अभी भी गैलेक्सी जो है वो बढ़ते जा रही है। ओके। डेवलपमेंट ऑफ द यूनिवर्स। सो उन्होंने क्या कहा कि इनिशियली ऑल मैटर एग्जिस्टेड इन अ सिंगुलर एटम विथ इन्फिनाइट टेम्परेचर एंड डेंसिटी। ओके। Big Bang occurred around 13.7 billion years ago, leading to rapid expansion। तो पहले क्या था कि एक सिंगल एटम था जिसमें इनफाइनाइट टेम्परेचर और डेंसिटी थी, बहुत गर्म था वो और बहुत डेंस था। और उसके बाद क्या हुआ? 13.7 बिलियन ईयर्स, इतना ज्यादा गर्म हो गया और इतना ज्यादा वो इसमें फोर्स आ गया कि इट हैड टू ब्लास्ट ऑफ। तो जब वो ब्लास्ट हुआ तो रैपिड एक्सपेंशन स्टार्ट हो गया। एनर्जी गॉट कन्वर्टेड इनटू मैटर
and within 3 minutes the first atom were formed. ओके, तो एटम आपको पता है ना, एक एटम से दो एटम बन जाते हैं, दो एटम से चार एटम बनते हैं, और ऐसे करते करते एक्सपेंशन होता है. टेम्परेचर ड्रॉप्ड मेकिंग द यूनिवर्स ट्रांसपेरेंट. तो आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, टेम्परेचर सडनली ड्रॉप्ड और उसके वजह से यूनिवर्स जो है वो ट्रांसपेरेंट हुआ था, और उसके बाद जो है आपका अर्थ का फॉर्मेशन, लाइफ का फॉर्मेशन स्टार्टेड हैपनिंग. हॉयल्स का स्टडी स्टेट कंसेप्ट क्या था? ही प्रपोज द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट ओवर टाइम, हाउएवर एविडेंस सपोर्ट्स द एक्सपैंडिंग यूनिवर्स थ्योरी. तो एक्चुअली में साइंटिस्ट हैव फाउंड दैट यूनिवर्स हैज एक्सपैंडेड. ओके, यहाँ पर आपको यूपीएससी के लिए क्या देखना है, ठीक है, नॉलेज तो ठीक है, यहाँ पर आपको टर्म्स देखना है. ऑल द टर्म्स रिलेटेड टू आपको पता रहना चाहिए. अभी जैसे आदित्य, जो आदित्य मिशन है, आदित्य L1 मिशन, उसमें उससे रिलेटेड, सन से रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं, ओके, कोरोना हो गया, या आपका सन से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट्स हैं, लैग्रेंज पॉइंट हो गया, ये सारे पॉइंट्स जो है, ठीक है, तो वो आपको पता रहने चाहिए. दैट विल बी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स. उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ स्टार. सो गैलेक्सीज फॉर्म फ्रॉम अक्यूमुलेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस इन नेब्यूला. ओके, सो गैलेक्सीज जो है वो कैसे फॉर्म होना स्टार्ट हुआ? इट स्टार्टेड फॉर्मिंग फ्रॉम अक्यूमुलेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस इन नेब्यूला. तो जब नेब्यूला में हाइड्रोजन गैस का अक्यूमुलेशन स्टार्ट हुआ, सो यहां पर जो है गैलेक्सी स्टार्टेड फॉर्मिंग. ओके, सो यूनिवर्स इज अ सिंगुलर यूनिवर्स इज अ सिंगुलर एंटिटी. यूनिवर्स क्या है? इट्स अ सिंगुलर एंटिटी. एंड उसके बाद उसमें क्या है? यू हैव गॉट मल्टीपल गैलेक्सीज, और उसमें क्या है, मल्टीपल गैलेक्सीज में आपको मल्टीपल सोलर सिस्टम मिलेगा, राइट? इसीलिए क्या है, जो साइंटिस्ट है दे आर नॉट श्योर वेदर वी आर अलोन और नॉट. हम क्या इस पूरे यूनिवर्स में, क्या हम अकेले हैं? ओके, सो इट इज नॉट, सी, आपको मिल जाएगा, आपको लाइफ फॉर्म आराम से मिल जाएगा. इफ यू विल लुक हार्ड इनफ, इवन ऑन मार्स यू कैन फाइंड लाइफ फॉर्म. अगर ड्रिल करोगे तो आपको लाइफ फॉर्म मिल जाएगा. मेन उसका उसके लिए नहीं है. व्हाई, व्हाट आर साइंटिस्ट लुकिंग फॉर? द साइंटिस्ट्स आर लुकिंग फॉर इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म्स. ओके, लाइफ फॉर्म तो है, साइंटिस्ट आर श्योर अबाउट लाइफ फॉर्म, बट व्हाट दे आर looking for, they are looking for intelligent life form, something which is similar to our, okay, any life form which is capable of making a civilization. All right, obviously that will also be the case. Okay, yes, it is an immense waste of space, correct. Okay, okay, localized clumps of gas grow denser. तो स्टार का फॉर्मेशन कैसे हुआ? तो सबसे पहले गैलेक्सीज का फॉर्मेशन हुआ accumulation of hydrogen gas in nebula से, and then localized clumps of gas continued to grow dense, forming stars believed to occur 5 to 6 billion years ago. अब ये जो है डेंस होने का प्रोसेस, ये जो है डेंस होने का प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा तो क्या होगा फ्रेंड्स? The star will continue to grow denser and denser and denser and denser. What will happen? Collapse. Collapse होगा. It will run out of fuel. Collapse होगा. Then black hole formation. It will collapse under its own weight. The stars shall collapse under its own weight, और फिर आपका black hole formation होगा. All right. Galaxies. So it contains numerous stars spread across vast distance with diameter ranging from 80,000 to 1,50,000 light years. तो ये बहुत ज्यादा है, ठीक है. सी सपोज अगर आप यू फाइंड सम एक्सो प्लैनेट, और एक्सो प्लैनेट आपने फाइंड किया, यू सी दिस इज 3 लाइट ईयर, मतलब लाइट 3 लाइट ईयर
अवे। इवन मतलब ऐसे तो 3 लाइट ईयर तो बहुत कम मैंने बोल दिया, लेकिन मान लो चलो 3 लाइट ईयर, तो क्या पॉसिबल है 3 लाइट ईयर जाना? इज इट पॉसिबल टू इवन ट्रैवल 1 लाइट ईयर? 1 लाइट ईयर का ट्रैवल का मतलब पता है आपको? 3 × 10⁻⁻8, यही है ना फॉर्मूला? 3 × 10⁻8, यही है ना, +8 है, करेक्ट। 3 × 10⁻8 है, ये फॉर्मूला है 3 × 10⁻8। तो क्या तुम ट्रैवल कर सकते हो इस स्पीड से? ओके, सो दे हैव सम थ्योरी, दे हैव सम थ्योरी, हाँ, दे हैव सम थ्योरी कि कैसे ट्रैवल कर सकते हैं इससे, लेकिन थ्योरी है, वो बन नहीं सकती है वो। ऑलराइट, बन नहीं सकती है, तो इट इज नॉट पॉसिबल टू अप्रोच। फॉर अस इट इज नॉट पॉसिबल टू अप्रोच। अब मैंने ये क्यों बताया? 3 × 10⁻8 लाइट की स्पीड है, कोई समझ सकता है? व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रॉम एग्जाम सेंस, कुछ याद आ रहा है 2021 के प्रीलिम्स में? देयर वाज दिस क्वेश्चन ऑन दिस। 2021 के प्रीलिम्स में लाइट पे क्वेश्चन था, लाइट के स्पीड पे क्वेश्चन था, स्ट्रेट लाइन वाला क्वेश्चन था, करेक्ट। तो ये सारी चीजें जो है इसको इग्नोर नहीं करना है, इसको कहानी की तरह नहीं पढ़ना है कि गैलेक्सी, अच्छा गैलेक्सी बता रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट बता रहे हैं, नहीं। दिमाग चलाना है कि क्या क्वेश्चंस आ सकता है, नेब्यूला के बारे में, पल्सार्स के बारे में। इसी साल क्वेश्चन आया दोस्त, 2023 में क्वेश्चन है। तो व्हाट इज स्टॉपिंग यूपीएससी फ्रॉम आस्किंग दिस? ओके, सन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, सन से रिलेटेड है तो सोलर एनर्जी पढ़ लेना। फोटोवोल्टाइक सेल का क्या साइंटिफिक बैकग्राउंड है? ओके, इंडिया में कौन कौन सा चल रहा है, प्रधानमंत्री कौन कौन से योजना चल रहा है रिलेटेड टू सोलर मिशन, नेशनल सोलर मिशन के बारे में पढ़ लेना। ओके, ये सारी चीजें जो है दिमाग चलते रहना चाहिए। ओके, एग्जामिनेशन से ऐसा नहीं है, कोई भी चैप्टर आप खाना पूर्ति की तरह नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि करने के लिए है, दिया हुआ है डॉक्यूमेंट में तो कर लेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। उसके बजाय चिल कर लेंगे, ओके, नेटफ्लिक्स देख लेंगे। लेकिन ये चीज नहीं करना है, बिकॉज फिर इससे क्या होगा, आपके होप्स हाई होते हैं। वेन यू जस्ट सिट एंड गो थ्रू द डॉक्यूमेंट, तो आपको लगता है मैंने पढ़ाई तो की है, एंड देन योर होप्स गो अप। ओके, ठीक है, तो ये मत करना। अगर आप सीरियस हो अबाउट एनीथिंग तभी कुछ उसको उठाओ। इंडिया ईयरबुक है जैसे, अब इंडिया ईयरबुक का समरी मिल गया तो उसको देख रहे हैं, क्यों? बिकॉज सिलेबस में है और क्लास में बोला गया है और किसी ने बताया था। ऐसा नहीं करना है जब तक आप एक्टिवली नहीं कर रहे हो कुछ चीज। एक्टिवली मतलब कि ये सोच के कि क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं और आप उसको अच्छे से कर रहे हो, तब तक आप छूना मत। उससे बेटर है कि 1 आध घंटे की नींद ले लो। ओके, लाइफ एक्सपेक्टेंसी अपनी बढ़ा लो। फॉर्मेशन इन्फ्लुएंस्ड बाय गैलेक्सी का जो फॉर्मेशन, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर एंड एनर्जी causing gravitational forces to draw matter together. Okay, formation of planet, first stage. Okay, gravitational force forms a core within gas lumps, creating a rotating disk of gas and dust around it. सो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो क्या करता है, प्लैनेट का फॉर्मेशन के बारे में हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले स्टेज में क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स form a core within gas lumps, creating a rotating disk of gas and dust around it. So this is very similar to the nebula theory of Immanuel Kant and Laplace, correct? सेकेंड स्टेज में क्या होता है, वो जो गैस क्लाउड है वो कॉन्डेंस हो जाता है। ओके, वो जो गैस क्लाउड है वो क्या होता है, कॉन्डेंस हो जाता है, फॉर्मिंग स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट्स। ओके, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लैनेट साइमल्स। ओके, प्लैनेट, दिस इज हाउ यू प्रोनाउंस दिस, प्लैनेट, प्लैनेटिसाइमल्स, राइट, थ्रू कोहेजन। ठीक है, तो वो जो गैस क्लाउड है पहले क्या करता है, वो रोटेटिंग डिस्क होता है, उसके बाद वो धीरे धीरे क्या होता है, नीचे आना स्टार्ट कर देता है, कॉन्डेंस हो जाता है और स्मॉल राउंड ऑब्जेक्ट्स बनाता है। ठीक है, और कोलिजन एंड ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ लार्जर बॉडीज फ्रॉम प्लैनेटेसिमल्स। तो प्लैनेटेसिमल्स जो है, दीज आर सॉर्ट ऑफ ए रॉ मटेरियल। आप ऐसे कह सकते हो एक तरीके से प्लैनेट का रॉ मटेरियल होता है। एंड प्लैनेटेसिमल्स अक्रीट टू फॉर्म फ्यूअर लार्जर बॉडीज नोन एज प्लैनेट्स। तो सबसे पहले क्या है, रोटेटिंग डिस्क ऑफ गैस एंड डस्ट जो होता है लंप में फॉर्म होता है, उसके बाद वो कंडेंस होता है,
और उसके बाद कोलिजन और ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन से लार्जर बॉडीज बनता है, और वो जो लार्जर बॉडीज है वो फिर जाके कम होते जाता है, फ्रॉम मल्टीपल लार्जर बॉडीज वो कम होते जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लैनेट्स। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स। Solar system, so it consists of the sun, 8 planets, 63 moons, asteroids, comets and dust grains। ठीक है, तो अब यहाँ पर कॉमेट्स के बारे में पढ़ना, कॉमेट्स क्या होता है, एस्टेरॉइड क्या होता है, ओके, कॉमेट का टेल क्या होता है। डू यू गाइज नो अबाउट एनी कॉमेट्स? डू यू गाइज नो अबाउट एनी कॉमेट्स? हेलीज कॉमेट, वो कब आएगा नेक्स्ट? 2071, 2071 में। लास्ट कब आया था? 1986 में, राइट? 1986 में देखा गया था। ओके, 2071 में तो आप जवान रहोगे। 2071 में भाई, उस समय तक ना वो आ जाएगा, इंजेक्शन आ जाएगा, ठीक है, तो हम लोग फिर क्या होंगे ना कि हम लोग सब यंग यंग हो जाएंगे। ओके, अभी तो उस समय तक वो आ जाएगा, एलिक्सर आ जाएगा। ओके, ऑलराइट। तो 2071 में शायद नेक्स्ट आता है, तो कितने साल में आता है ये? इट कम्स इन वंस इन 85-86 ईयर्स, राइट? सो एक बार 1986 में आ चुका है, अब नेक्स्ट जो है 2071 में, 2071 में, 2071 में, ओके, आएगा। ठीक। It is formed from, the solar system is formed from a collapsing nebula around 5 to 5.6 billion years ago, with planets forming about 4.6 billion years ago. See, this is something that is necessary for a anthropology student to study, but for a UPSC student who is a generic, जो general studies का preparation कर रहा है, उसके लिए terms important है। ओके, नेबुला का मतलब क्या हो जाता है, ओके, प्लैनेट्स से रिलेटेड कोई टर्म्स है, टर्मिनोलॉजी है, ओके, तो वो हो जाता है एक क्वेश्चन आपका, उससे आप बना सकते हो। टाइप्स ऑफ प्लैनेट्स क्या क्या होता है? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट होता है, विच आर मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, which is terrestrial planets are close to the parent star, they are warm, they are rocky। तो हमारे में मार्स तक, ओके, मार्स तक हमारा जो है आपका टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है। So it's very interesting. What is interesting is that if you look into astrology, I'm not talking about astronomy. There are two different fields. So astrology was totally based, okay, on a era. It was based on an era जहां पर टेलीस्कोप नहीं था, जहां पर साइंटिफिक आर्ग्यूमेंट्स एग्जिस्ट नहीं करते थे, especially the western scientific arguments did not exist. Now you will not believe this, but in astrology, अगर आप देखोगे, बृहद पराशर होरा शास्त्र करके एक बुक आती है, BPHS, बृहद बृहद पराशर होरा शास्त्र, तो उसमें लिखा हुआ है दैट मरकरी ऑलवेज इज क्लोजर टू द सन। ओके, मर्क्यूरी इज always closer to the sun. How did they know? What is the reason? They knew about this. Mercury is Budh, Venus is Shukra, or Mars. They said that Mars is an angry planet. Okay, lal grah, we say it's a red planet, it's a lal grah, it's an angry planet। और इसके लिए बोला जाता है कि आप मंगल ग्रह को खुश करना है, तो आप हनुमान जी के शरण में आइए, ऐसा बोला जाता है। सो हाउ डिड दे नो इट? इट बिगेट्स। उसके बाद ये बोला जाता है सैटर्न के बारे में, दैट सैटर्न इज ए कोल्ड प्लैनेट। हाउ डिड दे नो? सैटर्न इज ए कोल्ड प्लैनेट। हाउ डिड दे नो? जुपिटर इज ए भारी प्लैनेट। हाउ डिड दे नो? Okay, so you have to be proud about this fact. Do not dismiss it. जुपिटर को बोला जाता है ओबेसिटी, जुपिटर की वजह से आपके बॉडी पे फैट आता है, एंड जुपिटर इज द जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम।
जुपिटर को बोला जाता है कि जिसपे उनका उनकी दृष्टि चलेगी, दृष्टि इज द, जहां से देख देख लेते हैं वो, वहां पर वो उसको प्रोटेक्ट करते हैं. सो नाउ डू यू अंडरस्टैंड वन फैक्ट, that Jupiter it is because of the gravitational pull of the Jupiter that Earth is safe, that all the asteroids, they come and they hammer it themselves into Jupiter's orbit, because Jupiter का इतना भारी वो है ग्रेविटेशनल पुल कि अर्थ के तरफ जितने भी एस्टेरॉइड्स आते हैं उनको अपनी तरफ खींच लेते हैं. And this was not okay, this was not known to the western people till they sent probes. जब तक उन्होंने प्रोब्स नहीं भेजा 1960s 1970s में, और जब तक उनके पास टेलीस्कोप नहीं था, not the basic telescope, high yielding telescope, this is all 20th century knowledge, this is all 20th century knowledge for the west. ओके लेकिन हमें पता था कब, हमें 9th सेंचुरी बीसी से पता था, 8th सेंचुरी बीसी. I'll not go into the details, obviously scope नहीं है इस क्लास का, but it was said, okay, कि एक पराशर ऋषि थे, okay, so he this knowledge was told to him by the gods. Obviously the superstition is not something that we are going to promote in this class. Superstition is not something we are going to promote in this class, but you have to be very proud of your ancestors, that okay, this land has given birth to so many geniuses, that okay, something which the western world, the so-called advanced civilization, took multiple years, multiple centuries to figure out, we had it figured out. Okay, we had it figured out for a very long time. Then there are Jovian planets, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. Now very interesting, बहुत दिन तक प्लूटो भी था, if you guys remember, और प्लूटो तो था ही. We had this concept of नवग्रह. नवग्रह मतलब क्या होता है, 9 planets. नवग्रह का मंदिर बन चुका है बिफोर इवन द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन. They came together, they came together and said that there are 9 planets in the solar system. We had the concept of नवग्रह from very, yes, महाकाल कॉरिडोर में है, महाकाल के विसिनिटी में आपको नवग्रह टेम्पल है, करेक्ट. So ये this is very advanced thing, and you should be proud of your ancestor, your heritage, your culture. तो ये जो है Jovian planets, these are located farther from the star. These are larger, these are gaseous and they have thick atmosphere. इनके क्या पास रहता है, इनके पास thick atmosphere रहता है, लाइफ सपोर्ट नहीं कर सकते. ओके ये जो है लाइफ सपोर्ट नहीं कर सकते. और सैटर्न का आपको पता है व्हाट इज द, हैव यू सीन द पोल ऑफ द सैटर्न? सैटर्न प्लैनेट का पोल आपने देखा है? सैटर्न प्लैनेट का पोल इज अ परफेक्ट हेक्सागन. सैटर्न प्लैनेट का अगर आप पोल गूगल करोगे, जस्ट गूगल पोल ऑफ सैटर्न, इट्स अ परफेक्ट हेक्सागन, परफेक्ट हेक्सागन, स्ट्रेट लाइन वाला परफेक्ट हेक्सागन. Okay, what is the reasons for differences in terrestrial and Jovian planets? So terrestrial planets are formed closer to the star, while Jovian planets formed farther away. Okay, solar winds, intense solar winds near the star removed the gases from terrestrial planet. Please remember this. हमारे अर्थ पे, मार्स पे और उस पे गैसेस क्यों नहीं है? उसके पीछे का ये रीजन है कि जो सोलर विंड्स है, इंटेंस सोलर विंड जो सन से आया था, इट हैज रिमूव द गैसेस फ्रॉम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, और जोवियन प्लैनेट्स इतने दूर है दैट वहां पर सोलर विंड्स का इंपैक्ट नहीं देखने को मिला. ओके, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स आर स्मॉलर एंड हैव लोअर ग्रेविटी. ओके, वेयर एज जो जोवियन प्लैनेट्स है, ओके, जो जोवियन प्लैनेट्स है, इट लेड टू द लॉस ऑफ एस्केपिंग गैसेस. ठीक है, वहां पर क्या होता है कि जोवियन प्लैनेट आर बिग एंड दे हैव हायर ग्रेविटी, whereas terrestrial planets are smaller and have lower gravity. तो जोवियन प्लैनेट्स में लॉस ऑफ एस्केपिंग गैसेस नहीं हुआ था.
वेयर एज टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स में लोअर ग्रेविटी की वजह से गैसेस जो है वो एस्केप कर गए ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ सोलर विंड। ओके, ठीक है। अरे यार वो आई एम लाइक रियली सॉरी अबाउट दैट। प्रॉब्लम क्या है, आई गेट लाइक 10-15 स्कैम कॉल्स अ डे। प्रॉपर्टी खरीद लो, ये खरीद लो। आई जस्ट पुट इट ऑन साइलेंट, सो सॉरी फॉर दैट। ओके, ऑल राइट। द मून, इट्स अर्थ्स ओनली नेचुरल सैटेलाइट। ओके, अर्थ का ओनली नेचुरल सैटेलाइट है। और किस किस प्लैनेट के पास मून है? और किस किस प्लान मून क्या होता है? मून सिर्फ अर्थ के पास नहीं है, मून हर किसी के पास। उनका नाम हमने दे दिया। ओके, ठीक है। प्लैनेट्स किस किस के पास मून्स नहीं है? तो मरकरी और वीनस, उनके पास अपना मून नहीं है। ओके, मरकरी और वीनस, उनके पास नहीं है, ठीक है। उसके पास उसके बाद यू नो यू हैव सैटर्न। सैटर्न के पास मल्टीपल मून्स है। सैटर्न के पास मल्टीपल मून्स है। सैटर्न के पास कितने मून्स है? 146। सैटर्न हैज 146 मून्स, एंड यू नो इंडियन माइथोलॉजी में उनको उनके बच्चे बोला जाता है। दैट सैटर्न जो है, सैटर्न के वो बच्चे हैं, गुलिका एंड मांडी। वी से दैट दीज आर, एक नाम है गुलिका एंड मांडी। सो दे गुलिका इज द मोस्ट मैलेफिक प्लैनेट, ऐसा बोला जाता है। गुलिका जो है, इट्स द डॉटर ऑफ सैटर्न, एंड इट्स परहैप्स द मोस्ट मैलेफिक प्लैनेट टू एवर एग्जिस्ट। ओके, यस। ओके, सो बहुत सारे होते हैं। कैन यू नेम सम मून्स ऑफ सैटर्न? टाइटन है, एंचिलाडस है, ओके, हाइपीरियन, टेथिस, दीज आर द मून्स ऑफ सैटर्न। डायोन, ओके। सो ये याद रखना कि सारे प्लैनेट्स के पास अपना मून है, इवन अर्थ हैज इट्स मून। लेकिन वीनस और मरकरी के पास अपना मून नहीं होता है। ओके, जुपिटर के पास अप्रोक्सीमेटली 60-70 मून्स है। देर आर सर्टेन मून्स विच आर अनकन्फर्म्ड एज वेल। सर्टेन मून्स विच आर अनकन्फर्म्ड एज वेल, ठीक है। ऑलराइट, बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल, बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल, जुपिटर जो है उसके पास ज्यादा मून है। तो यहां पर समझ में आ रहा है कि अगर मैं स्टार्ट करूं मरकरी से और मैं चलते जाऊं नेपच्यून तक, तो मरकरी के पास मून्स नहीं है, वीनस के पास मून्स नहीं है, लेकिन अर्थ के पास एक मून है। और फिर मार्स, ओके, मार्स के पास मून्स है। डज मार्स हैज मून? यस, मार्स ऑल्सो हैज 2 मून्स। व्हाट आर दोस? मार्स के पास जो मून्स है उसको फोबोस बोलते हैं और डेमोस बोलते हैं। डाइमोस या डेमोस, ओके। 2 मून है। और उसके बाद आप जुपिटर के पास जाओ तो 79-80 मून्स है। सैटर्न के पास 146-150 मून्स है। यस, उसके बाद यूरेनस के पास कितने मून्स है? यूरेनस के पास भी अच्छे खासे मून्स। यूरेनस के पास भी अच्छे खासे मून है, 50-60 मून्स उनके पास भी है। ओके, आई थिंक वही 30 के अराउंड है उसका भी। और नेपच्यून के पास मून्स है। डज नेपच्यून हैज मून्स? यस, नेपच्यून ऑल्सो हैज मून्स। इट हैज 13-14 मून्स। 13-14 मून्स नेपच्यून के पास भी। ओके, सो अभी भी साइंटिस्ट काम कर रहे हैं इस पे, क्योंकि मून्स को क्लासिफाई करना भी इंपॉर्टेंट है। दैट एक्चुअली में एक पर्टिकुलर बॉडी विच इज रोटेटिंग अराउंड अ प्लैनेट, इज इट अ मून और समथिंग एल्स? ओके, लेकिन यहां पर आपने एक देखा होगा दैट स्टार्टिंग फ्रॉम मरकरी वीनस 0 मून्स, अर्थ के पास एक, मार्स के पास 2, जुपिटर के पास अचानक से बढ़ जाता है 79-80, सैटर्न के पास और बढ़ जाता है 146, फिर कम होने लगता है छोटा छोटा। तो ये ग्रेविटेशनल पुल पे डिपेंड करता है। सैटर्न इज अ लार्ज प्लैनेट, जुपिटर इज अ बिग प्लैनेट, और दोनों के पास बहुत ज्यादा दोनों के पास बहुत ज्यादा मून्स है। करेक्ट? राइट।
Okay, theories related to the origin of moon. What are the theories that are related to the origin of moon? तो जॉर्ज डार्विन की थ्योरी है. They said कि अर्थ एंड मून formed a single rapidly rotating body, eventually breaking apart. Material forming the moon separated from the depression occupied by Pacific Ocean. Okay, ये उन्होंने क्या बोला था? देखो, बेसिकली अर्थ और मून पहले एक ही बॉडी थे, और उसके बाद इवेंचुअली ब्रेक हुए थे. तो पैसिफिक ओशन में जो ट्रेंचेस है, हैव यू सीन दिस मरियाना ट्रेंच एंड ऑल दोस ट्रेंचेस, तो वहां से मटेरियल निकल के आगे आया था और यहां पर जो है बना था. ठीक है, विच इज वेरी वेरी सिमिलर, विच इज वेरी सिमिलर टू अदर थ्योरीज. सो इसको हम लोग डिस्क्रेडिट नहीं करेंगे. देन जाइंट इम्पैक्ट थ्योरी क्या था? कि एक लार्ज बॉडी कोलाइड किया था विथ अर्थ शॉर्टली आफ्टर इट्स फॉर्मेशन, ब्लास्टिंग मटेरियल इनटू स्पेस. द मटेरियल ऑर्बिटेड अर्थ and coalesced to form the moon around 4.4 billion years ago. क्या हुआ था कि एक अर्थ था, अर्थ पे एक बॉडी मार्स के जितना बड़ा, ऐसे कहा जाता है कि मार्स के जितना बड़ा बॉडी अर्थ पे अटैक किया था, और वहां से जो मटेरियल निकला बहुत दिन तक उस पर्टिकुलर हमारे चारों ओर वो मटेरियल जो है बना रहा, और फिर फाइनली वो जो है एक कोलेस होके एक बॉडी में कन्वर्ट हो गया, जिसको हम आज मून की तरह देखते हैं. ओके, ऑलराइट. तो ये हिंदू माइथोलॉजी एस्ट्रोलॉजी में भी बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग इस पे रिसर्च है. ऑब्वियसली दिस इज नॉट समथिंग आज हम बात करेंगे उसके ऊपर, बट इट इज वेरी इंटरेस्टिंग रादर, एंड बहुत साइंटिफिकली साउंड स्टोरीज है हमारी. हमारी जो स्टोरीज है दोज आर वेरी साइंटिफिकली साउंड. देन नए चैप्टर पे आ जाते हैं, इवोल्यूशन ऑफ अर्थ. सो प्राइमोर्डियल अर्थ, जो इनिशियल अर्थ था, वो बैरन था, रॉकी था और हॉट था, विथ अ थिन एटमोस्फेयर, ओके, ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम. Evolution of life occurred 4600 million years ago, and the present. तो 4600, it is approximately 4.6 billion. आपको वो वाली थ्योरी याद? यू मस्ट हैव heard about that theory that in the initial time, okay, in the initial time हाइड्रोजन और हीलियम था, और उसके बाद लाइटनिंग हुई. लाइटनिंग की वजह से पहला लाइफ फॉर्म जो है वो लाइटनिंग की वजह से निकल के आया. अर्थ हैज अ लेयर्ड स्ट्रक्चर with materials varying in density from the atmosphere to the core. अर्थ का जो एक लेयर्ड स्ट्रक्चर है जिसमें मटेरियल्स की डेंसिटी चेंज होती रहती है. तो यहां पर आपको क्या करना है? आपको टर्म्स देखने हैं. कौन से टर्म्स देखने? टर्म्स लाइक क्रस्ट, टर्म्स लाइक कोर, टर्म्स लाइक मैंटल. ओके, इन सब के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए. लिथोस्फेयर का एवोल्यूशन. सो जो प्राइमोर्डियल अर्थ का मतलब क्या होता है? जो प्राइमरी अर्थ था, इनिशियल अर्थ था, इट वाज वॉलेटाइल with increasing density leading to rising temperature. Okay, primordial earth जो है बहुत volatile था, increasing density it was facing, which led to rising temperature. तो यहाँ पर आपको एक चीज पता चल रही है. क्या पता चल रही है यहाँ पर? बता सकते हो? एक फैक्ट आपको पता चल रहा है which might be used in your prelims, that with the increase in density the temperature rises. Okay, heavier metals like iron sank towards the center while lighter ones moved towards the surface. आज भी आप आयरन ओर निकालना है तो क्या करते हो? ड्रिल करते हो कि नहीं? डोंट यू ड्रिल वेरी very deep down? Okay, cooling and solidification formed a crust on the outer surface. Okay, cooling और solidification जो है वो क्या करता है? क्रस्ट का फॉर्मेशन करता है आउटर सरफेस पे. फॉर्मेशन ऑफ मून further heated earth leading to differentiation and layer separation. तो यहां पर क्या हुआ कि जब हम गर्म थे, ओके, व्हेन वी वर अ हॉट प्लैनेट, तो हमारा जो हेवियर मेटल है वो अंदर चला गया बिकॉज ऑफ इट्स डेंसिटी. और उसके बाद व्हेन द कूलिंग हैपेंड, रैपिड कूलिंग हैपेंड एंड द सॉलिडिफिकेशन हैपेंड, उससे हमारा क्रस्ट बन गया, और जो हेवियर मेटल था वो क्रस्ट के नीचे दब गया. उसके बाद
मून का फॉर्मेशन जो है, जो मून का प्रोसेस था, फॉर्मेशन ऑफ मून, इट फर्दर हीटेड द अर्थ, लीडिंग टू डिफरेंशिएशन एंड लेयर सेपरेशन। उस लेयर्स में क्या क्या था? क्रस्ट, मैंटल, आउटर कोर और इनर कोर, विथ इंक्रीजिंग डेंसिटी फ्रॉम सरफेस टू कोर। तो सरफेस से कोर की तरफ, सरफेस पे ज्यादा रहेगा या कोर पे डेंसिटी ज्यादा रहेगा? आप बता सकते हो? सरफेस पे डेंसिटी ज्यादा रहेगा या कोर पे? कोर में डेंसिटी ज्यादा रहेगा। एंड लेयर्स इंक्लूड क्या क्या? क्रस्ट, मैंटल एंड आउटर कोर। तो ये आपका यूपीएससी पूछ सकता है। कीवर्ड डेफिनेशन, कीवर्ड डेफिनेशन, कीवर्ड डेफिनेशन, हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्ट, ऐसा पॉसिबिलिटी है। आपको कीवर्ड देके, डेफिनेशन देके पूछ लेगा हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्ट। ओके। एवोल्यूशन ऑफ अर्थ, एटमोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर। सो प्रेजेंट एटमोस्फेयर में क्या है? मेनली नाइट्रोजन है, देन ऑक्सीजन है। ओके। एंड इट बट इट इवॉल्व इन 3 स्टेजेस। पहले स्टेज में हमारा जो प्राइमोर्डियल एटमोस्फेयर था, विच वॉज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। ओके। इसके साथ एक और चीज थी, क्या आप बता सकते हो विच इज द लाइफ गिविंग गैस? वो गैस सब जगह ढूंढा जाता है। कौन सा गैस इज द लाइफ गिविंग गैस? कैन यू से? नॉट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज नेसेसरी, इट इज वेरी गुड विभा, यू आर करेक्ट, मीथेन है, CH4। मार्स पे भी हम मीथेन ढूंढ रहे हैं। अगर मीथेन मिल जाएगा तो हमें लाइफ फॉर्म कंफर्म हो जाएगा। ऐसा क्यों है? बिकॉज मीथेन, जो इनिशियल बैक्टीरियाज होते हैं, जो आपके बेसिक बैक्टीरियाज होते हैं, वो मीथेन रिलीज करते हैं। दैट इज व्हाट बैक्टीरिया एमिट्स। तो इसीलिए हर प्लैनेट पे हम मीथेन ढूंढते हैं, कि अगर ट्रेसेस में भी मीथेन मिल जाएगा, इट मींस दैट समवेयर और द अदर इट्स अ लाइफ लाइफ गिविंग, सॉर्ट ऑफ ए लाइफ कंफर्मिंग गैस। ऑलराइट। यस, लाइफ फॉर्म एक्सेल मीथेन। जैसे काउज, आपको पता है ना, काउज सबसे ज्यादा, लाइफ स्टॉक सबसे ज्यादा मीथेन एमिट करता है। तो ये एक, हम भी मीथेन एमिट करते हैं, एज ह्यूमन बींग्स वी ऑल्सो एमिट। ओके, मीथेन हम भी करते हैं, ठीक है। ऑलराइट। So in the first stage, there was a loss of the primordial atmosphere, which was made up of hydrogen and helium. Then we were stripped by the solar winds. हमारा जो solar winds जो है, वो बेसिकली जो solar winds जो है, उसके वजह से हमें क्या देखने को मिला था? जो हमारा इनिशियल एटमोस्फेयर है वो हट गया। ऑलराइट। इनिशियल एटमोस्फेयर जो है वो चला गया था। सेकेंड स्टेज में क्या हुआ? अर्थ का जो हॉट इंटीरियर था, इट रिलीज्ड गैसेस एंड वाटर वेपर। अर्थ का जो इंटीरियर था विच वॉज वेरी हॉट, तो वो क्या किया उसने? उसने गैसेस और वाटर वेपर रिलीज करना स्टार्ट कर दिया। अर्ली एटमोस्फेयर कंटेन्ड वाटर वेपर, एंड वाटर वेपर इज अ मेजर पोल्यूटेंट। यू गाइस नो अबाउट दिस? वाटर वेपर इज परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट डेडली पोल्यूटेंट्स आउट देयर। ओके, इसको भी हम कवर करते हैं। ओके, इसको भी जो है हम कवर करते हैं। देन नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ammonia and little oxygen was there in the initial days. उसके बाद degassing and volcanic eruptions contributed to the atmosphere. ऐसा कहा जाता है कि एक बार क्या हुआ था, during the times of the dinosaur, there was this super volcano in Indonesia. इंडोनेशिया में एक सुपर वोल्केनो था which when erupted, जब वो इरप्ट किया था, तो वो पर्टिकुलर, ओके, वो पर्टिकुलर जो आपका वोल्केनो था, उसके वजह से वर्ल्ड में बहुत दिन तक अंधेरा रहा था, एंड उसके वजह से बहुत सारे लाइफ फॉर्म्स का डेथ हो गया था। तो इसीलिए जो है हम सुपर वोल्केनोस के ताक में रहते हैं। साइंटिस्ट्स आर वेरी मच ऑन द लुकआउट फॉर दीज काइंड्स ऑफ सुपर वोल्केनोस। Then rainwater collected in depressions forming oceans within 500 million years. तो ये बोला जाता है, ओके, ये बेसिकली बोला जाता है कि जो आपका ओशंस है वो डिप्रेशंस था पहले। दोज वेर डिप्रेशंस, और वहां पर जब बारिश हुई थी, और वो बहुत ज्यादा बारिश थी, दैट वाज नॉट मामूली बारिश, दैट वाज नॉट मानसून वाली बारिश, दैट वाज एक्चुअली वेरी डेडली बारिश। ओके।
देन इन द थर्ड स्टेज, एटमोस्फेयर मॉडिफाइड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स थ्रू फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस जो है, फोटोसिंथेसिस जो कर सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म विच कैन डू फोटोसिंथेसिस, उनको क्या बोलते हैं हम? ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स का मतलब क्या होता है? ऑटो मीन्स खुद से, एंड ट्रॉफ्स मीन्स बेसिकली जो खाना बना सकते हैं। तो ऑटोट्रॉफ्स, खुद से खाना बनाने वाले को हम बोलते हैं, दैट अपना फोटोसिंथेसिस वगैरह के प्रोसेस के थ्रू फिक्स करके अपना खाना खुद बना सकते हैं। दूसरे टाइप के एनिमल्स क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉफ्स। हम क्या हैं? आर वी ऑटोट्रॉफ्स? हम तो खाना खुद से बना लेते हैं। हम हेटेरो है कि ऑटो है? लेकिन हम तो मैगी में बना लूंगा, 2 मिनट में मैगी बना लूंगा, मैं तो अपना खाना खुद बना सकता हूँ। वो नहीं होता है। ऑटोट्रॉफ अगर हम रहते तो हमें सिर्फ सनलाइट की जरूरत पड़ती और हमारे बॉडी के अंदर खाना बन जाता। ओके, यू आर करेक्ट, सीधा सन से बनाना, दैट इज ऑटोट्रॉफ। धूप धूप, है ना? वो कोई मिल गया में था ना, वो ऑटोट्रॉफ था। आइला ये तो धूप खाता है, ऐसे ही बोल रहा है। आइला ये तो धूप खाता है, धूप धूप। ओरिजिन ऑफ लाइफ, लास्ट फेज ऑफ अर्थ एवोल्यूशन इन्वॉल्व्स द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ लाइफ। तो पहले बहुत बेसिक लाइफ फॉर्म था, ओशियानिक लाइफ फॉर्म था। द फर्स्ट लाइफ फॉर्म वाज नॉट टेरेस्ट्रियल, इट वाज ओशियानिक। तो आप ऐसे समझो कि पहले एक प्रोकैरियोट और यूकैरियोट समझते हो आप लोग? Prokaryotes, those are primitive single celled organisms, and then there are eukaryotes. Eukaryotes are basically multicellular organisms. Okay, so these are also very important. Why? Because now I am pushing you towards the scientific concepts as well. Basic scientific concepts आपको आना पड़ेगा। So prokaryotes जो है वो सिंगल, बहुत सिंपल वो होता है। ऑलराइट, बहुत ही ज्यादा सिंपल लाइफ फॉर्म होता है, एक सिंगल सेल होता है। और यूकैरियोट क्या होता है? वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म होता है, मल्टी सेलुलर होता है। ओके, यस, यू आर करेक्ट। इट लैक्स अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। तो ये क्वेश्चन आया था बाय द वे 2020 के प्रीलिम्स में, इफ यू गाइस रिमेंबर। 2020 के प्रीलिम्स में प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच में डिफरेंस आपसे पूछा गया। ठीक है, तो पहला जो ऑर्गेनिज्म था अर्थ पे, दैट वाज ए सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म। फिर उसके बाद क्या हुआ? देर इज सम प्रोसेस कॉल्ड म्यूटेशन। और म्यूटेशन वैसे नहीं होता है कि आपका रेडिएशन हो गया और चर्नोबिल से कुछ निकल गया और चर्नोबिल से निकल के ऐसे हो गया, वैसे नहीं होता है। देखो, म्यूटेशन जो होता है, म्यूटेशन कैन बी ऑन चांस एज वेल। चलते चलते तुम म्यूटेट हो गए, ऐसा भी हो सकता है। म्यूटेशन कैन बी ऑन चांस एज वेल। एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर होना, एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर होना नेसेसरी नहीं है। सपोज प्रोकैरियोट्स जो है, वो क्या हुआ? प्रोकैरियोट स्टार्टेड एग्जिस्टिंग, नए नए प्रोकैरियोट्स बनते गए, अचानक से एक दिन चांस म्यूटेशन हो गया, समथिंग कॉल्ड एज चांस म्यूटेशन। वो चांस म्यूटेशन के बाद ओके यूकैरियोट्स बन गया। यूकैरियोट्स बना, इन जनरल म्यूटेशन हैपेंस बाय चांस ओनली। आज के डेट में हम बोल रहे हैं ना म्यूटेट हो गया। म्यूटेट क्यों हो गया भाई? क्योंकि एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर था, पोल्यूशन से म्यूटेट हो गया, ये रेडिएशन से म्यूटेट हो गया। लेकिन इनिशियली नेचर में म्यूटेशन हमेशा चांस से होता है। चांस म्यूटेशन का मतलब क्या होता है? अचानक से चलते चलते म्यूटेट हो गए। यू आर स्विमिंग एज अ प्रोकैरियोट, यू वेर स्विमिंग इन द इनिशियल ओशंस, और उसके बाद अचानक से आपका म्यूटेशन हो गया, यू बिकेम एन यूकैरियोट्स। ऐसा ही होता है। ओके, ऐसा ही होता है। हमने आज के डेट में इसका इसका जो कंसेप्ट है उसको डिस्टॉर्ट कर रखा है। तो व्हेन दैट हैपेंड यूकैरियोट्स बने, यूकैरियोट्स डिवाइड होते गए, यूकैरियोट्स डिवाइड होके ये बन गए। once eukaryotes started dividing, they became initial what do you call marine life, जो फिशेस होते हैं। फिशेस के बाद ओके पहला फिश जो है वो फिर म्यूटेट होके लैंड पे आया। पहला फिश जो है वो म्यूटेट होके लैंड पे आया, और उसके बाद उसके पास कुछ समय रहने की ताकत आ गई लैंड पे, और फिर वो वापस चला जाता था। ऐसे करते करते वो फाइनली एम्फीबियन में कन्वर्ट हो गया, और फिर एम्फीबियन से टेरेस्ट्रियल में बना, टेरेस्ट्रियल से यूके
वो था ना, एक बार याद है आपको, एक एडवर्टाइजमेंट आया था मेंटोस का, जिसमें जो गधा जो है वो उसको कर रहा था। हाँ, दिमाग की बत्ती, डोंकी यूज टू डोमिनेट, मतलब ऐसा नहीं था इनिशियली, ऑलराइट, वैसा नहीं था, लेकिन यू गेट द पॉइंट, राइट, हाउ टेरेस्ट्रियल फॉर्मेशन स्टार्टेड हैपनिंग, रेप्टाइल्स बने, ओके, रेप्टाइल्स बने, रेप्टाइल से आपका फिर फॉर्मेशन ऑफ मैमल्स स्टार्टेड हैपनिंग, ओके, यस, light year, okay, light year measure distance not time equal to 9.461 into 10 to the power 12 किलोमीटर, all right, light year क्या करता है, डिस्टेंस मेजर करता है, टाइम मेजर नहीं करता। मीन डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज कितना, ये 598,000, 9 million, 4 million, 1 billion, right, this will fall under 1 billion, और नहीं, 149 million kilometers, approximately 150 million kilometers, that is 8.3 minutes in terms of light years, okay, 8.3 minutes in terms of light years. Pluto is reclassified as a dwarf planet by the International Astronomical Union. यहां क्या करोगे आप, IAU के वेबसाइट पे आप थोड़ा सा नजर मार लोगे, ओके, ऑलराइट, ओके, ऑलराइट, सो आई थिंक दैट्स सॉर्ट ऑफ डन। हमारा पहला 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया क्लास 11th का। ऑलराइट, इन द नेक्स्ट क्लास वेल वी शैल मीट, तो हम लोग ट्राई करेंगे चैप्टर 6 तक खत्म कर लेने का, ठीक है, चैप्टर 6 तक खत्म कर लेने का इसको, ओके, एंड ये डॉक्यूमेंट मैं अभी दे दूंगा, आई प्रॉमिस, बिफोर 2:30 क्लास दिस डॉक्यूमेंट विल बी विथ यू, ओके, विथ ऑल द, इसमें मैं वो भी डालना चाह रहा था, व्हाट यू कॉल दैट, डायग्राम्स वगैरह, ओके, तो डायग्राम्स के साथ मैं आपको दे दूंगा, आई प्रॉमिस 2:30 बजे के पहले ये डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, ठीक है।